हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फंक्शनली डिसफंक्शनल। और आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वी ऑलवेज स्टडी व्हाई डू वी नीड इट, व्हाई आर वी स्टडिंग इट। तो क्या होता है फिजिक्स में, कई बार स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं, लाइक न्यूटन का लॉ उन्हें याद है, फॉर्मूला भी याद है, फिर भी आंसर गलत आता है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन है उनकी जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ज्यादा वीक है। अब ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आज हम इसी लैंग्वेज की फाउंडेशन रखेंगे और मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ ये लेक्चर तुम्हें पूरे फिजिक्स के कोर्स में काम आएगा, काइनेमैटिक्स में, वर्क एनर्जी में, मॉडर्न फिजिक्स में, और स्पेशली जो हमारी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स होगी, लाइक जो आज टॉपिक स्टडी करेंगे, राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एवरीथिंग। तो अभी लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर। अगर मैं तीन नंबर्स लूँ, ये मेरा फर्स्ट नंबर हो गया, सेकेंड नंबर भी, एंड लास्ट नंबर मैं लेती हूँ अपना अब मैंने यहाँ पर अब स्क्रीन पे तीन नंबर्स लिख दिए हैं। ये तीन नंबर्स बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और इसमें से एक नंबर तो ऐसा है जिसको मैं बोल भी नहीं सकती। अब इन नंबर्स को एक सेकंड के लिए अपने नोटबुक में लिखो और आज यही तीन नंबर्स हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, जो मेरा फर्स्ट नंबर है, दिस इज माई स्पीड ऑफ लाइट। जो मेरा सेकेंड नंबर है, दिस इज माई रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। और जो मेरा लास्ट नंबर है, दिस इज 1 लाइट ईयर। वन लाइट ईयर का मतलब है एक स्टार से दूसरे स्टार का कितना डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस ऑफ वन स्टार फ्रॉम अनदर। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जो मेरे फर्स्ट टू नंबर्स थे, ये वाले, एंड द सेकेंड नंबर वॉज, अगर तुम्हें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो क्या तुम इजीली सोच सकते हो बिना गलती के? 1 मिनट में सोचो और मुझे बताओ। क्लियरली ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि तुम इतने बड़े और इतने छोटे नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसमें गलतियां होंगी ही होंगी। इसलिए फिजिसिस्ट ने एक बहुत ही स्मार्टर वे निकाला, जो कि है साइंटिफिक नोटेशन, विच इज साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन के साथ साथ मुझे कुछ रूल्स भी दिए, जिनमें से एक रूल है मेरा सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड रूल इज अबाउट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। And last rule is about rounding off. So let us start with these rules. सबसे पहले we are going to study about these parts and scientific notations. इसको भी स्टार्ट करते हैं but with an example. अगर मेरे पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे मैं इनफाइनाइट नंबर्स को लिख सकती हूँ और नंबर लाइन
का एक एंड होता है माइनस इन्फिनिटी पे, दूसरा एंड होता है प्लस इन्फिनिटी पे। तो नंबर लाइन पे मेरे सारे ही नंबर्स लाई करते हैं। बट अगर मैं बोलूँ हेयर इज माई जीरो, और यहाँ पर एक नंबर लाई कर रहा है विच इज 0.00000001, और नंबर लाइन पे राइट साइड पे इन्फिनिटी के पास देयर इज अ नंबर विच इज दिस मच ह्यूज। अब तुम खुद देखो, फिजिक्स इतना अजीब सब्जेक्ट है। हम एक साथ उन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं जो एटम से भी ज़्यादा छोटी हैं और ऐसी जो गैलेक्सीज से भी ज़्यादा बड़ी हैं। मतलब कि एक ही सब्जेक्ट में मेरे पास दोनों एक्सट्रीम्स हैं। अब ऑर्डिनरी नंबर्स के साथ अगर मैं ये काम करूं तो तुम्हारी पूरी नोटबुक है वो फिल हो जाएगी सिर्फ जीरोस के साथ, और एक भी जीरो एक्स्ट्रा या कम हो गया तो आंसर हो जाएगा कंप्लीटली रॉन्ग। Now let us talk about the first number which I wrote. The first number which I wrote was speed of light. The number was this. अब इसमें कितने जीरोस हैं? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 zeros. इस नंबर में मेरे पास 8 जीरोस हैं। अब अगर मुझे ये नंबर किसी फॉर्मूला में लिखना है तो क्या मेरे पास कोई क्लीनर वे है इसको लिखने का? फिलहाल के लिए तो मेरे पास कोई क्लीनर वे नहीं है। और साइंटिस्ट ने क्या किया, इसी नंबर को क्लीनर वे में लिखने के लिए एक नोटेशन बनाई विच इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। तो जो इस टॉपिक का क्रक्स है वो यही है कि अगर मैं बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स लिखूंगी तो सबसे पहली चीज तो ये मेरे पास जीरोस बहुत आएंगी, और अगर उन नंबर्स को लिखते हुए एक भी मिस्टेक हो गई, एक भी जीरो कम या ज्यादा होगी, तो मेरी पूरी की पूरी कैलकुलेशन वेस्ट हो जाएगी। कैलकुलेशन वेस्ट हो जाएगी मतलब मेरा आंसर भी गलत आएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो इसीलिए द फर्स्ट थिंग दैट साइंटिस्ट डिड वाज टू स्टडी अबाउट द पावर्स ऑफ 10। पावर्स ऑफ 10 में वी हैव 10 रेज टू द पावर 1, 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 3, 10 रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। अब 10 रेज टू द पावर 1 का मतलब है कि 10 को एक बार ही लिखना है, मतलब 10 is coming only one times and we are multiplying it with 1। 10 raised to the power 2 का मतलब है we are multiplying 10 by 10 into 10, which means 10 is multiplied to itself 2 times। अब ये कॉन्सेप्ट तो हमने पहले भी पढ़ा होगा। थर्ड में हम क्या करते हैं, when 10 is raised to the power 3 we multiply 10 3 times, and in fourth case we will multiply 10 4 times। यहाँ पर जो आंसर आएगा इट विल बी 10। इन दिस केस द आंसर विल बी 100। इन दिस केस माई आंसर विल बी 1000 एंड ओवर हियर माई आंसर विल बी 10,000। अब अगर मैं देखूं तो इस चीज को मैं एक टूल की तरह यूज कर सकती हूँ। टूल की तरह कैसे यूज कर सकती हूँ, मैंने एक चीज देखी, जितने मेरे पास जीरो आ रहे हैं उतनी ही 10 की पावर है, जितने जीरोस उतनी 10 की पावर। तो जो ये मेरा नंबर है जिसको मैं स्पीड ऑफ लाइट बोल रही हूँ, क्या मैं इसको भी तो ऐसे लिख सकती हूँ ना? देखो स्पीड ऑफ लाइट में आई हैव 8 जीरोस, तो फर्स्ट नंबर ऐसे ही अगर मैं लिख दूं एंड देन आई मल्टीप्लाई इट विद 10 रेज टू द पावर 8, तो ये जो नंबर है मेरा ये आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। दैट्स व्हाट साइंटिफिक नोटेशन मीन्स, कि जितनी जीरोस हैं उतनी 10 की पार कर दो तो मेरे पास जो मेरा नंबर है वो बहुत ही एक छोटी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। और अब इस नंबर को मैं कहीं पे भी इजीली लिख सकती हूँ और इसको सॉल्व भी कर सकती हूँ। यही है साइंटिफिक नोटेशन का बेसिक आइडिया। अब चलते हैं, हो सकता है कि कुछ जगह हमारे पास पार नेगेटिव भी हो, जरूरी तो नहीं है कि पार हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो अपने दूसरे नंबर की बात करते हैं जो मैंने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा था, ये वाला। नेगेटिव पावर का मतलब है नंबर एक से छोटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 10 रेज टू द पावर -3, इसका मतलब है कि 1 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 10 रेज टू द पावर 3 से,
which is 1 upon 1000, which is equal to 0.001. कुछ और नेगेटिव पार्ट्स देख लेते हैं. लाइक 10 raised to the power -1 will be equal to 0.1. 10 raised to the power -2 will be equal to 0.01. अब इसमें एक बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि 10 रेज टू द पावर, फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मेरे पास 10 रेज टू द पावर -n है, तो ये जो -n है ना, जितने इस n की वैल्यू है उतने ही डिजिट्स पॉइंट के बाद आएंगे. जितनी n की वैल्यू है उतने डिजिट्स पॉइंट के बाद आएंगे. अब हम एक काम करते हैं, ये जो मेरा सेकंड नंबर था, इसको अगर मैं उस फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी. लेट मी काउंट द नंबर ऑफ जीरोस. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. यहाँ पर मेरे पास 9 जीरोस है. सो आई कैन राइट दिस नंबर लाइक 5 2 9 into 10 raised to the power -9. If I place the point over here, this will be 0.529 into 10 raised to the power -9. यही अगर मैं इसको भी कंसिडर कर लूं, then my number will be equal to 5.29 into 10 raised to the power -10. क्यों? क्योंकि मैंने एक और नेगेटिव पावर उसमें ऐड कर दिया, अपने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में और मूव कर दिया है. अब इसमें एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक हो जाती है. कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स अक्सर नेगेटिव पावर का मतलब नेगेटिव नंबर समझ लेते हैं. अगर मैं बोलूं कि 10 रेज टू पावर -3, हमें बहुत अच्छे से पता है दिस इज इक्वल टू 0.001. दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. बट अब स्टूडेंट्स नेगेटिव पावर का मतलब नेगेटिव नंबर समझ लेते हैं. कुछ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू -3, विच इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. और ये बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसी चीज है जिससे बड़े बड़े क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी. तो हमें बस ये याद रखना है कि कोई भी अगर पावर है 10 की एंड दैट इज नेगेटिव, तो नंबर मेरे पास हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होगा. इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर. पर उस नंबर की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी. वैल्यू विल बी वेरी स्मॉल. अगर मैं इसी केस की बात करूं तो 0.001, दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर. तो ये एक बहुत कॉमन और बहुत एक्सपेंसिव मिस्टेक है, स्पेशली लाइक जे मेंस के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, जहां पर ऐसे नेगेटिव साइंस हमें ट्रैप करने के लिए यूज करते हैं. तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज साइंटिफिक नोटेशन, द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि साइंटिफिक फॉर्म यूज क्यों करते हैं, पॉजिटिव पार्ट्स क्या होती हैं, नेगेटिव पार्ट्स क्या होती हैं. बट अब एक्चुअली में साइंटिफिक नोटेशन है क्या. साइंटिफिक नोटेशन का रूल बहुत सिंपल है. हम अपने नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक पार्ट होता है n और दूसरा पार्ट मेरा होता है 10 की power of 10. Now what is this n and what is this power of 10? Power of 10 we have already discussed. We only need to discuss about n. N is any natural number lying between 1 and 10. अब n की वैल्यू 1 के इक्वल तो हो सकती है, बट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 10. ये कंडीशन है हमारी. और पावर ऑफ 10, इसमें वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पॉजिटिव पार्ट्स एंड द नेगेटिव पार्ट्स. आई होप अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. अब अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, 12 इंटू 10 रेज टू पावर 3, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? इज दिस नंबर इन साइंटिफिक
divide our number in two parts. The number is 12 into 10 raised to power 3. Talking about 12, this is the n part of this number and the other part is the power of 10, which is 10 raised to the power 3. So, जो मेरा n है वो मेरा क्राइटेरिया फिल नहीं कर रहा, मतलब कि n does not lie in 1 and 10, right? तो अब इसको उस रेंज में लेके जाना पड़ेगा. इसको उस रेंज में लेके जाने के लिए व्हाट आई विल डू इज यहां पर एक पॉइंट लगा दूंगी, मतलब कि इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा जो टोटल नंबर है वो ये हो गया. अब जो ऊपर 10 का मल्टीप्लायर आया है उसको इसके साथ कंबाइन कर देंगे और इसका हम ले लेंगे पॉइंट, विच मीन्स 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 4. अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो मेरा नंबर है विच इज n, वो इस रेंज में लाई कर रहा है. द नंबर इज ग्रेटर देन 1, द नंबर इज लेस देन 10. दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन of this number. So that's all about scientific notation. अब हम कन्वर्ट करते हैं अपने नंबर्स को, जो हमारे ऑर्डिनरी नंबर्स हैं उनको साइंटिफिक नोटेशंस में. तो इसके लिए हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स या कुछ सेट ऑफ स्टेप्स जानने होंगे. सबसे पहला स्टेप ये है कि प्लेस द डेसिमल. आई होप आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं और मेरे साथ ये एक एक चीज को लिख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स को खुद समझ रहे हैं, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा. अगर आप बिना नोट पेन पेपर के बैठे हुए हैं और जस्ट लेक्चर को समझ रहे हैं, इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. मे बी आपको एक पॉइंट पे समझ आ भी जाए, बट विद इन टाइम यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट. अब वो विद इन टाइम इट कुड बी 1 day, 1 week, anything, but ultimately you will forget it. So let us write these steps. Place the decimal after first non-zero digit. First non-zero digit. Step 2, count how many places decimal moved. और लास्ट स्टेप में वी विल चेक कि जो मेरा डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट मूव किया है या राइट मूव किया है. अगर तो मेरा डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को मूव किया है, उस केस में माय पावर विल बी पॉजिटिव. बट अगर वो राइट में मूव किया है, देन इन दैट केस माय पावर विल बी नेगेटिव. अब ये तो मैंने आपको थ्योरी बता दी. थ्योरी बताना इज नॉट एवरीथिंग. वी नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस ताकि हमें उस कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी हो जाए. तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल विल बी, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं, स्पीड ऑफ लाइट इसको डिनोट करते हैं हम c के साथ, विच इज इक्वल टू 300000000. Speed of light is this. We have to convert this to scientific notation. Convert this to scientific notation. अब कैसे करेंगे? हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कह रहा है प्लेस द डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. अब इस नंबर में मेरा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? दैट इज 3. तो मैं अपने डेसिमल को यहां पर शिफ्ट कर दूंगी. ठीक है, अब डेसिमल को मैंने यहां शिफ्ट किया. काउंट हाउ मेनी प्लेसेस डेसिमल मूव्ड. अगर मेरा नंबर बिना पॉइंट के है इनिशियली, तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल उसके लास्ट पे होगा. अब डेसिमल मेरा कितने पॉइंट मूव किया है ये देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. डेसिमल 8 पॉइंट्स मूव किया है. 8 पॉइंट्स.
थर्ड स्टेप में मुझे ये चेक करना है क्या वो लेफ्ट में मूव किया है या राइट में मूव किया है. सो दिस इज माई राइट एंड दिस इज माई लेफ्ट. जो मेरा डेसिमल पॉइंट है वो मूव किया है लेफ्ट की तरफ. अगर वो लेफ्ट की तरफ मूव किया है देन पावर विल बी पॉजिटिव. So I will write 3 into 10 raised to power 8. This is how we convert a ordinary number into the scientific notation. अब इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का ही ले लेते हैं. रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो इसमें दिस वाज 0.000. ओके 000 then I have 000. कितनी जीरोस है? Okay, 1 2 3. Three more zeros. We have 9 zeros in this. Now I have to convert this to scientific notation. इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? द फर्स्ट स्टेप इज प्लेस द डेसिमल टू द राइट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. यहां पर मेरा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 5. सो व्हाट आई विल डू 0 0 0 0 0 0 0 0 0. I have 9 zeros over here. Okay, 5.29. फर्स्ट स्टेप हो गया. अब देखो कि मेरा डेसिमल जो है वो कितने पॉइंट्स मूव किया है. लेट अस काउंट इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. मेरा डेसिमल 10 पॉइंट्स मूव किया. सो अब डेसिमल किस डायरेक्शन में मूव किया है? लास्ट स्टेप. डेसिमल मूव किया है मेरा राइट डायरेक्शन में. तो अब मैं इसको लिख दूंगी 5.29 इंटू 10 रेज टू पावर -10. अब यहां पावर मेरी नेगेटिव आई है क्योंकि डेसिमल राइट साइड को मूव किया है. तो ये थे मेरे रूल्स और ये दो एग्जाम्पल्स. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं. बहुत छोटी सी एग्जाम्पल. 0.00436. I have to convert this to scientific notation. Step 1 is place the decimal to the right of first non-zero digit. So I write 004.36. Second step, डेसिमल कितने प्लेसेस मूव किया? डेसिमल 1 2 3 प्लेसेस मूव किया है. अब डेसिमल किस साइड को मूव किया है? राइट साइड को. तो मेरा आंसर कितना होगा? 4.36 इंटू 10 रेज टू द पावर -3. अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड दिस क्वेश्चन इज 0.000 1. Move the decimal to the right side of first non-zero digit, which is 1.0. लिख देते हैं हम इसे. डेसिमल कितने प्लेसेस मूव किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. No, we are not going to consider this. Into 10 raised to power -15. अब -15 मैंने डायरेक्टली कैसे लिखा है? क्योंकि मुझे पता है मेरा डेसिमल राइट साइड को मूव किया है. तो जो इसकी पावर होगी वो अल्टीमेटली कितनी होगी? पावर विल बी नेगेटिव. So that's all about converting ordinary numbers to scientific notation. But हो सकता है कहीं कहीं मुझे scientific notation से दोबारा अपनी ordinary notation में आना हो. तो उस केस में मुझे क्या करना होगा ये हम बस एक ही एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे एंड वील बी क्लियर विद दिस टॉपिक. क्योंकि हमने ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से सीख लिया है. अब इसमें भी दो रूल्स हैं. अगर मेरा पॉजिटिव नंबर है तो डेसिमल राइट साइड को मूव करेगा.
if I have a positive number, then my decimal will move towards right. Decimal moves towards right. और अगर मेरा नेगेटिव, सॉरी इट्स नॉट पॉजिटिव नंबर, इट्स पॉजिटिव पार. इफ द पार इज पॉजिटिव तो डेसिमल राइट को मूव करेगा. इफ द पार इज नेगेटिव देन डेसिमल मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट. ये रूल है. अब इसके लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल इज इफ आई टेक 6.022 into 10 raised to the power 23 which is the number of atoms in 1 mole. अगर आपने 9th क्लास में ढंग से पढ़ाई की होगी तो आपको अब बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे इस नंबर को. सो दिस इज नॉट माई ऑर्डिनरी नंबर, दिस इज द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन. अगर मुझे इस नंबर को अपने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है तो वहां पर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले आई नीड टू चेक whether the power is positive or the power is negative. तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो मेरी पावर है that is positive. और पॉजिटिव है मतलब डेसिमल मूव करेगा राइट साइड को. अब डेसिमल मूव कैसे करेगा, 1 2 3, देखो 3 प्लेसेस तो डेसिमल यही मूव कर लेगा. सो 6022, 3 प्लेसेस उसने ऑलरेडी मूव कर ली हैं. अब यहाँ पर थी 23, बची कितनी 20, तो इसके पीछे मुझे 20 जीरोस लगानी पड़ेंगी विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. सो दिस विल बी माई नंबर इन ऑर्डिनरी फॉर्म. ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना ही हमारे लिए ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ज़्यादा सही है. अब ये नंबर से हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में इन्वेंट क्यों हुआ है, हम क्यों यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन का. सो ये तो हो गई साइंटिफिक नोटेशन की इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग. अभी हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशंस पे क्या हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन और समथिंग एल्स. तो साइंटिफिक नोटेशंस पे हम स्टडी करेंगे अपने दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को. वन ऑफ देम इज मल्टीप्लिकेशन एंड अदर इज डिवीजन. सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं. अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखूं a इंटू 10 रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b इंटू 10 रेज टू द पावर n, तो इस केस में क्या होगा, मेरा जो a है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो पार्स है इन दोनों की जो 10, अगर बेस सेम है मेरे पास, देखो बेस सेम है तो यहाँ पर जो पार्स होंगी वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगी. ये कॉन्सेप्ट 7th क्लास का एक्सपोनेंट्स एंड पार्स का, कि अगर दो नंबर्स का बेस सेम है और पार्स मेरे डिफरेंट है तो वहां पर नंबर का बेस सेम रख के हम पार्स को ऐड कर देते हैं. तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं. अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 जो कि है मेरी स्पीड ऑफ लाइट. और सेकेंड मैं कोई आर्बिट्ररी नंबर ले लेती हूँ 2 रेज इंटू 10 रेज टू द पावर 4. यहाँ पर 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद 2 विच इज 6 और 10. यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, दोनों का जो बेस है वो सेम है तो जो इनकी पार्स होंगी वो हो जाएंगी ऐड विच इज 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 12. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी. सेकेंड एग्जाम्पल में हम लेते हैं 6.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10 रेज इंटू 10 रेज टू द पावर 6. 6 विल बी मल्टीप्लाइड विद 5 विच इज इक्वल टू 30. नंबर्स का बेस सेम है तो जो पावर्स होंगी ऐड हो जाएंगी. सो 30 इंटू 10
रेज टू द पावर 14। ये होगा इस केस में आंसर। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिवीजन की। If a into 10 raised to the power m is getting divided by b into 10 raised to the power n, उस केस में नंबर्स तो हो जाएंगे डिवाइड, और जो मेरी पार्स हैं इनको मैं कर दूंगी सब्ट्रैक्ट। ये भी 7th क्लास का ही एक रूल है कि अगर बेसिस सेम है और नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तब मैं पार्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल्स। I take one example, 9 into 10 raised to the power 12 divided by 3 into 10 raised to the power 4। तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, पार्ट्स दोनों मल्टीप्लाई में ही थी तो हम मल्टीप्लाई को ऐसे ही रखेंगे और जो पार्ट्स थी इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 9 by 3 into 10 raised to the power 8 which is equal to 3 into 10 raised to the power 8। ये फिर से हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट आ गई है। अब ये थे मेरे पास कुछ ऑपरेशंस जो कि मैं साइंटिफिक नोटेशन पे परफॉर्म कर सकती हूँ। साइंटिफिक नोटेशन पे एक्सपोनेंट्स वाले ऑपरेशंस ही परफॉर्म होते हैं ज़्यादा, पर एक चीज़ है कि यहाँ पर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ये इसकी पार्ट्स को ऐड करने की और सब्ट्रैक्ट करने की, इसीलिए हमने यही दोनों डिस्कस किए हैं और कोई नहीं डिस्कस किया। अब मल्टीप्लिकेशन में कई कई बार स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर देते हैं और वो मिस्टेक ये होती है कि जो वैल्यूज़ है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ये जो मेरे पास वैल्यूज़ है ये 3 और 4, वो क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं और जो पार्ट्स होती हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ही होती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें -1 मार्क दिलवा देती हैं इंस्टेड ऑफ +4। सो जब भी पढ़ना है वी हैव टू स्टडी विद कंप्लीट फोकस। सो इसी के साथ मेरे इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है विच वॉज इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक नोटेशन, और हमने उसमें काफ़ी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, लाइक साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्या थी, हम उस पर ऑपरेशंस कौन से करते हैं, कैसे हम ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा, और ऑर्डिनरी नंबर्स इम्प्रैक्टिकल क्यों है। आई होप आपको यहाँ तक मैंने जितना भी पढ़ाया वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर विच इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सबसे पहला सवाल कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा यही होता है कि वाई आर वी स्टडिंग दैट टॉपिक। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है मेरे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ने। तो अगर मैं लूँ अपना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 किलोग्राम्स, अगर मैं लूँ मास ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 kg, और मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि जो मेरा प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कितने टाइम्स भारी है। अब ये एक कॉमन क्वेश्चन है, इसका अगर मैं एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहूँ तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक रफ आइडिया चाहिए कि प्रोटॉन का मास 10 गुना ज़्यादा है या 100 गुना ज़्यादा है या फिर 1000 गुना ज़्यादा है या 10 लाख गुना ज़्यादा, तो मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही काम आता है मेरे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये फिजिक्स का एक क्विक एस्टिमेशन टूल है, मतलब इसमें हम एस्टिमेशन को स्टडी करेंगे। तो पता लग गया कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ने। अब आगे बढ़ते हैं। नियरेस्ट पावर ऑफ 10, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अब मेरा जो लेक्चर होगा उसमें मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को OOM से रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड द नियरेस्ट पावर ऑफ 10 to which a number can be rounded। अब ये तो हो गई मेरी बुकिश डेफिनेशन। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब वो है 10 की वो नियरेस्ट पावर टू विच अ नंबर कैन बी राउंडेड।
क्या मतलब है इसका? आइडिया ये है कि हम किसी भी क्वांटिटी को उसके नियरेस्ट पावर ऑफ 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्ट नंबर नहीं होता उसमें, सिर्फ एक स्केल होता है। जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि मैं अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास एक कैलकुलेशन करना लाइक बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर अगर मैं बस ये जानना चाहूँ कि वो 10 टाइम्स हैवियर है, 100 टाइम्स हैवियर है, 1000 टाइम्स, 1 लाख टाइम्स और 1 मिलियन टाइम्स, तो उस केस में मेरे लिए ये कैलकुलेशन करना आसान है। आई कैन डू दैट मच। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब यही है कि 10 की किस पावर में मैं अपनी उस रेशो को रिप्रेजेंट कर पाऊं। अभी अगर मैं बात करूं, √10 की वैल्यू मेरे पास होती है अप्रोक्सीमेटली, इट इज इक्वल टू 3.162। ठीक है, तो अगर मेरा नंबर है कोई दैट इज लेस देन 3.162, तो मुझे राउंड डाउन करना होता है। अब मैं ये लिख रही हूँ, आई नो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, डेफिनेटली मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाऊंगी, बट अभी के लिए जस्ट राइट इट डाउन। अगर मेरा नंबर इज ग्रेटर देन 3.162 तो मुझे राउंड अप करना होता है पार को, राउंड अप पार। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मैं एक्चुअली में कहना क्या चाह रही हूँ। स्पीड ऑफ लाइट का एग्जांपल उठाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां पर n की वैल्यू कितनी है? n इज दिस नंबर, n इज इक्वल टू 3। अगर मैं देखूं n की वैल्यू इज लेस देन 3.162, तो यहां पर जो मेरा ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, दैट विल बी इक्वल टू 10⁸. मुझे क्या करना है? पार को राउंड डाउन करना है, तो यहाँ पर मेरी पार राउंड डाउन हो चुकी है। सिर्फ अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, दैट इज इक्वल टू 10⁸. और अगर मैं अगली एग्जांपल लूं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मेरे पास होती है 340 मीटर पर सेकेंड। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 3.40 इंटू 10⁻²। अगर और अच्छे से लिखे 3.4 इंटू 10⁻3। आई होप आपको साइंटिफिक नोटेशन में मैंने कैसे लिखा है ये समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाओ, साइंटिफिक नोटेशन दोबारा पढ़ के आओ। यहां पर 3.4 इज ग्रेटर देन 3.16, तो जो मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो, अब मुझे पार को क्या करना है? राउंड अप करना है। तो यहां पर मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगी, यहां पर मैं इसको कंसीडर करूंगी, दैट इज इक्वल टू 10⁻3। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कि हाँ मैं उसको ऐसी कैसी सिंपलेस्ट 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब सवाल ये है कि फिजिसिस्ट यूज ही क्यों कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को? अब देखो, फिजिक्स का एक रूल होता है विच इज एस्टिमेट फर्स्ट कैलकुलेट लेटर। अब इमेजिन करो तुम एक एग्जाम में हो और तुम्हें कैलकुलेट करना है कि एक प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज्यादा है। वी नो कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स and mass of electron is equal to 9.1 into 10⁻⁻31 kilograms. अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा इन दोनों का रेशो। रेशो अगर मैं इन दोनों का आपस में लेने बैठ गई फिर तो मेरी कैलकुलेशन हो गई पूरी। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं बस इनकी पार्ट्स का रेशो ले लूंगी एंड आई विल गेट माय एग्जैक्ट आंसर। सो अगर मैं इनकी पार्ट्स की रेशो को डिवाइड, रेशो ले लूँ, इनकी जो इनके मल्टीप्लायर्स हैं, 10 के जो मल्टीप्लायर्स हैं उसका अगर मैं रेशो लूँ, देन आई विल गेट माइनस ऑफ -31। अगर पावर ऊपर जाती है इट गेट्स सब्ट्रैक्टेड, पर यहाँ पर -31 के पास एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -31।
-27 + 31 दिस इज इक्वल टू 10⁴। तो मेरे पास ये आया कि जो एक प्रोटॉन है वो 10,000 टाइम्स हैवियर होता है एक इलेक्ट्रॉन से। ये निकली है मेरी कैलकुलेशन कि अप्रोक्सीमेटली वो इतना ही होगा। अब देखो इसका एग्जैक्ट आंसर है ना जो, दैट इज 1836, पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ने मुझे ये बता दिया कि हाँ वो इस पावर के नजदीक होगा और उसने मुझे करेक्ट स्केल दे दिया, ठीक है। अब डिफरेंस अगर मैं इन दोनों में देखूं तो वो एक्सेप्टेबल है। डिफरेंस किसमें, 1836 में और 10⁴ में, क्योंकि जब मैं गैलेक्टिक स्केल्स पे बात करती हूँ तब ये जो डिफरेंस है ना ये बहुत कम हो जाता है, इसीलिए दिस इज एक्सेप्टेबल। मुझे बस यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन या एक रफ रेशो चाहिए थी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है, दैट इज इट। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कंपैरिजन टेबल है, यहाँ पर मैंने आपको वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे रेडियस ऑफ एटम की वैल्यू हो गई, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू, ह्यूमन हाइट की वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन एंड एज ऑफ यूनिवर्स। ये वैल्यूज अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि जे और नीट में कंपैरिजंस को डायरेक्टली पूछते हैं। तो जैसे बाय हाउ मेनी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज ऑफ x इज बिगर देन दैट ऑफ y, तो आंसर सिंपल है, पार्ट्स का डिफरेंस ले लो, पार्ट्स की रेशियो ले लो, यू विल गेट इट। तो यहाँ पर है अब हमारे पास एक क्वेश्चन कि बाय हाउ मेनी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज द रेडियस ऑफ एन एटम लार्जर देन दैट ऑफ न्यूक्लियस। दो क्वांटिटीज चाहिए, देखो रेडियस ऑफ एटम और दूसरा मुझे चाहिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। Radius of atom is approximately equal to 10⁻⁻10 meter और radius of nucleus is roughly equal to 10⁻⁻15। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इनकी एक एटम का रेडियस न्यूक्लियस के रेडियस से कितना ज्यादा है। सो व्हाट आई विल डू, मैं 10⁻⁻10 को डिवाइड कर दूंगी 10⁻⁻15 से। आई विल गेट 10⁻⁻10 माइनस ऑफ -15, 10⁻⁻10 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 10⁵ मतलब कि वो 1,00,000 टाइम्स ज्यादा बड़ा है मेरा रेडियस ऑफ एटम, 1,00,000 टाइम्स ज्यादा बड़ा है मेरे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मुझे यही बताता है कि कोई भी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स ज्यादा होगी। दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ये इस लेक्चर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, विच इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब ये जो मैं आपको 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही हूँ ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर। इसको ध्यान से स्टडी करना, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पहले ध्यान से पढ़ते नहीं हैं एंड बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम डायरेक्टली कोई आंसर लिख देते हैं। वाई मेजरमेंट्स आर नेवर परफेक्ट, वही प्रॉब्लम क्या है और हम उसको स्टडी क्या कर रहे हैं। मेरा तो बस यही है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले आई टेल व्हाई आर वी स्टडीइंग इट। सो अगर मैं एक स्केल लूं अपने पास, इस पे मेजरमेंट्स ड्रॉ करते हैं। दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7। बहुत ड्राइंग होगी, इतनी रहने देते हैं। और यहाँ पर मेरे पास एक पेंसिल है, इमेजिन करो मेरे पास है एक पेंसिल। ये पेंसिल थोड़ी टेढ़ी बनी है बट कोई बात नहीं, ये है मेरे पास एक पेंसिल।
अब ये जो पेंसिल है, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ कहीं लाई कर रही है 7.1, 7.2 और 7.3 के बीच में, है ना। और मुझे चाहिए इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट। अब हो सकता है कि अगर मैं एक स्टूडेंट से पूछूं तो वो मुझे कह दे दिस इज 7.21, दूसरा बोल दे दिस इज 7.29, तीसरा बोल दे दिस इज 7.3, एक यही बोल दे दिस इज 7.2। तो द थिंग इज यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट डिजिट है दैट इज वेरी सर्टन, पर जो मेरा लास्ट डिजिट है दैट इज गोइंग टू बी अनसर्टन। कहीं 1 आ रहा है, कहीं 9 आ रहा है, कहीं 0 आ रहा है, कोई और ले लेते, देखो 7.23, 7.24, लास्ट डिजिट इज गोइंग टू बी अनसर्टेन। यही सिग्निफिकेंट फिगर्स का राज है। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स होते हैं जो मेजरमेंट्स में रिलायबल है और कोई इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, इंक्लूडिंग द लास्ट एस्टिमेटेड वन। तो यहाँ पे मेरे पास 7 इज अ रिलायबल डिजिट, ठीक है, और सेकंड 7 and 2 बोथ आर रिलायबल डिजिट्स। अब मुझे वो थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है कि वो क्या होगा। दैट इज द गेम ऑफ माई सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है। तो अगर मैं सिग्निफिकेंट नंबर्स की, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन लिखूं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स are all reliably known digits plus one uncertain one. Uncertain one which is the estimated one. इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट वी इंक्लूड द अनसर्टेन डिजिट, क्योंकि नो डाउट वो एस्टिमेटेड है बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये हमें ये बताता है कि जो वैल्यू है वो किस पॉइंट से ज़्यादा क्लोज है। जैसे अगर इस केस में मैं देखूँ तो लास्ट डिजिट मुझे ये बताएगा कि वो जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है वो 7.2 के क्लोज है या फिर 7.3 के क्लोज है। तो लास्ट डिजिट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स मैटर क्यों करते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाती हूँ। इमेजिन करो साइंटिस्ट हैं दो, ठीक है, उन दोनों ने एक रीडिंग ली है। एक साइंटिस्ट ने मटेरियल की डेंसिटी निकाली है 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और दूसरे साइंटिस्ट ने रीडिंग निकाली है 7.80 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब मुझे सोच के ये बताओ क्या ये दोनों रीडिंग सेम है। ये जो रीडिंग्स हैं ये मैथमेटिकली बिल्कुल सेम है। आई एग्री टू द पॉइंट कि ये मैथमेटिकली सेम है, पर अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट बात करूं, देन इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट्स ये रीडिंग्स सेम नहीं है। 7.8 का मतलब है कि ये अपने क्लोजेस्ट 0.1 डेसिमल तक मेजर किया गया है, विच इज पॉसिबली लाइक बिटवीन 7.75 या 7.85। और इसका मतलब ये है कि ये अपने पॉसिबल 0.01 फिगर्स तक मेजर किया गया है, जो कि एक ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग देगा मुझे। दिस विल बी अ मोर प्रिसाइज रीडिंग। मैं इस टॉपिक को एक चीज बोल के कंक्लूड करना चाहूंगी दैट इन सिग्निफिकेंट फिगर्स communicate precision. This is why they matter.
अब ये नहीं है कि ये सिर्फ एग्जाम्स में ही मैटर करता है, बट इसका रियल में भी यूज होता है। जो एक्चुअल साइंटिफिक रिपोर्टिंग होती है हमारी, उसमें हम इनको यूज करते हैं अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे ही हवा में तो कैलकुलेट नहीं होते, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी होते होंगे। तो सबसे पहले वो रूल्स को स्टडी करते हैं और फिर हम काउंट करेंगे अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ नंबर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल, rule number 1, which says that all non-zero numbers are significant. एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो 1 2 3 4, देन आई हैव 1.416 एंड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2.7 की। अब यहाँ पर उसने कहा है ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। अगर मैं पूछूं कि इन तीन नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, सो दिस विल बी योर आंसर बी 1 2 3 एंड 4। फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी 1 2 3 4, फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसमें 1 2, हियर आई विल हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो फर्स्ट रूल ये कहता है दैट ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड रूल की। According to second rule, zeros between non-zero digits are significant. अगर इसमें हम एग्जाम्पल लें अपनी 101 की, 10001 की, 2304 104, तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ ये जो जीरो है, दिस इज enclosed between two non-zero digits, so this is significant. That's why here I have three significant figures. यहाँ पर भी ये जो zeros हैं, these are enclosed between two ones and the non-zero digits are significant. So here I have 5 significant figures. उसके बाद यहाँ पर I have 4 significant figures क्योंकि ये zero non-zero digits में enclosed है। And लास्ट में यहाँ पर भी दिस जीरो इज enclosed between टू non-zero numbers, so here I have 3 significant figures. This is my rule 2. अब बात करते हैं रूल 3 की। रूल 3 कहता है लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो, अब क्वेश्चन तो आ रहा होगा माइंड में कि ये लीडिंग जीरोस क्या है। लीडिंग जीरोस वो हैं जो प्योर डेसिमल छोटे नंबर्स में नंबर से पहले आते हैं। ये सिर्फ पोजीशन बताते हैं, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताते। अब मैंने बोल तो दिया कि प्योर डेसिमल छोटे नंबर्स में नंबर से पहले आते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ एग्जैक्टली। अगर मेरे पास एक नंबर है 0.0045, लीडिंग जीरोस, यहाँ पर ये है मेरी लीडिंग जीरोस। अगर ये नॉन जीरो डेसिमल के बाद, देखो डेसिमल के बाद और नॉन जीरो डिजिट से पहले कोई भी जीरो आ रही है ना, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर मेरे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वन इज 4 एंड अदर इज 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.0100, यहाँ एक और जीरो लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये जीरोस तो मुझे पता है, दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट, बट व्हाट अबाउट दीज जीरोस। इसको रूल 4 में देखते हैं, ये क्वेश्चन वहां पे डिस्कस करते हैं हम लोग। अगली एग्जांपल लेते हैं 0.00703, ये जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी 1 2 3। अब ये जीरो सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ये दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच लाई कर रही है। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम स्टडी करते हैं अपना फोर्थ रूल। अकॉर्डिंग टू माय फोर्थ रूल, ट्रेलिंग जीरोस
after a decimal, point are significant. अब ट्रेलिंग जीरोस का मतलब है कि जो जीरोस पीछे आ रही हैं। अब ये रूल ऐसा है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देता है। अगर कोई ट्रेलिंग जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद है तो वो सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब ये है। तो इस रूल को लेके किसी भी टाइप की कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, बहुत आसानी से समझते हैं हम इसे एग्जांपल्स के थ्रू। अगर मेरे पास नंबर है 7.80, दिस इज माय ट्रेलिंग जीरो, दिस विल बी अ सिग्निफिकेंट डिजिट, तो यहाँ पर मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। अब उस एग्जाम्पल को देखते हैं जो मैंने लास्ट रूल के टाइम पे छोड़ी थी, दैट वाज 0.00100। बात करूं तो जो ये मेरे पास जीरोज हैं, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, पर जो मेरे पास ये जीरोज हैं ये तो सिग्निफिकेंट है, और मेरे पास है एक नॉन जीरो डिजिट, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पर आएंगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे पास। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द लास्ट रूल। और मैं बता दूं ये जो रूल है ये जेईई एडवांस में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखते हैं ये रूल क्या कहता है। ट्रेलिंग जीरोज without a decimal point are ambiguous। इसका मतलब है कि उसके मोर देन वन पॉसिबल आंसर है हमारे पास। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। ऐसे तो मैं बुकिश लैंग्वेज लिखती जाऊंगी, यू पीपल वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। अब मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 1200 कहीं पे, ओके 1200, और पूछा गया है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब वो इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। तो इस अनसर्टेनिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। I can write it like 1.2 into 10 raised to the power 3. Okay. I can write it like 1.20 into 10 raised to the power 3. 1.200 into 10 raised to the power 3. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर मेरे पास 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। यहाँ पर बात करूँ 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं और डेसिमल के बाद मेरे पास एक ट्रेलिंग जीरो है जो कि सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पर मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये हो गए नॉन जीरो और ये हो गए 2 ट्रेलिंग जीरोस, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मेरे पास। अब इनमें से मेरा करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर मुझे तभी पता लगेगा अपने क्वेश्चन को पढ़ के। सो क्वेश्चन को पढ़ के कैसे? देखो डेसिमल्स में तो मुझे बहुत अच्छे से पता लग गया कि हाँ अगर वहां पर ट्रेलिंग जीरोस आ रही हैं देन दे आर सिग्निफिकेंट, पर ये मैं बात कर रही हूँ नंबर्स दैट आर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, उनके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ओनली देन आई विल बी एबल टू नो दैट। Now let us move towards our last rule। लास्ट रूल है हमारा रूल नंबर 6। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6 इन साइंटिफिक नोटेशन, n into 10 raised to the power p only count significant figures in n। What does this mean? अब एग्जाम्पल लो, अगर मेरे पास नंबर है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, यहाँ पर यही है मेरा n। देख लो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3, एंड दिस इज
द फोर्थ वन। अब इसको मैं काउंट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। सो यहाँ पर मेरी आ जाएंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस केस में मुझे इस पार की, इस 10 की कोई कुछ इनका देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ये देखना है कि जो मेरा n नंबर है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हम जो फर्स्ट 4 रूल्स हैं उनसे ऑलरेडी फाइंड करना सीख चुके हैं। Now let us move towards the next concept, which is some special cases and exact numbers in this significant figures. अब कुछ नंबर्स मेरे पास एग्जैक्ट होते हैं, उन्हें काउंट नहीं किया जाता। जैसे अगर मैं बात करूं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली एग्जैक्ट है ये, ठीक है। 100 में यहाँ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन है, मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैं 100 को लिख दूं 0.00000। अब यहाँ पर तो मेरे पास कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो ये तो सारे इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, राइट। दैट इज वाई मेरे पास ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। अब इसमें मैं एक एग्जांपल लेती हूँ पाई का। आई नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज एन इरेशनल नंबर। इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, बट फिर भी हम 3.14159 कुछ डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। अब इनकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट नहीं करते। वी जस्ट, first of all, there is no limit for significant figures. तो इस केस में ये एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, और जो इनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वी कंसिडर दैम इन्फिनिटी। इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। नाउ हियर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करना, और उसके बाद गो फॉर द सॉल्यूशंस। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। लेट अस सी दिस। नॉन जीरो डिजिट्स और जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, तो यहाँ पर कितनी फिगर सिग्निफिकेंट फिगर्स आई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नॉन जीरो डिजिट और जो इसकी ट्रेलिंग जीरो है 1, दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस को हम काउंट नहीं करते, ट्रेलिंग जीरोस को काउंट करते हैं। तो यहाँ आ गई 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड वाले में देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या है, डेसिमल पॉइंट है और उसके बाद एक ट्रेलिंग जीरो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। और डेसिमल से पहले जितने डिजिट्स हैं वो तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आ गई 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेसिमल से पहले मेरे पास 0 है, ये मेरा सिग्निफिकेंट नहीं है। ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच लाई कर रहा है। 2 इज ऑल्सो नॉन जीरो नंबर, सो दिस इज सिग्निफिकेंट। एंड दीज आर माई ट्रेलिंग जीरोज, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। इसीलिए यहाँ पर मेरे पास आए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस केस में नॉन जीरो ट्रेलिंग जीरो, तो हियर आई हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये है मेरे पास एक एम्बिगुअस केस। इसकी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मिनिमम आ सकती है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और मैक्सिमम आ सकती है मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो मैंने सेम ही केस लिख दिया, ये मेरा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नो, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, आई डू हैव अ पॉइंट ओवर हियर। सो यहाँ पर मेरे पास नॉन जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही। इसके साथ ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्योंकि ये पॉइंट से पहले लाई कर रहे हैं। सो हियर आई हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये कुछ सेट ऑफ रूल्स पे बेस्ड है। अगर हमने वो रूल समझ लिए, वी विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स. Now let us move towards the last topic of our lecture, which is rounding off. अब सोचो कि तुम्हें किसी एक्सपेरिमेंट में क्वांटिटी मेजर करने को दी गई है, ठीक है, एंड दैट क्वांटिटी इज समवेयर अराउंड 2.563 मीटर्स, और दूसरी क्वांटिटी है तुम्हारे पास 1.4 मीटर।
अब तुम्हें इनको मल्टीप्लाई करके इनका एरिया निकालना है, फाइंड एरिया। ठीक है, अब अगर कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 3.5882 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। पर अगर मैं यहाँ देखूं इस केस में तो मेरे पास हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस केस में मेरे पास हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो जो मेरा आंसर है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, मुझे ये फिगर आउट करना है। क्या उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी या 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। अभी तो मेरे आंसर में है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको कैसे राउंड ऑफ करूंगी कि मेरी जो वैल्यू है उसमें सही से ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए। तो ये राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट तो बाद में आता है। सबसे पहले तो ये चीज देखते हैं कि मुझे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डू आई नीड। दो केसेस हैं इसमें। फर्स्ट केस हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में जो मेरा फाइनल आंसर है उसमें उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए जो कि मेरे कैलकुलेशन के टाइम पे टर्म्स थी उनमें मिनिमम है। कैलकुलेशन के टाइम पे जो टर्म्स थी उनमें से मिनिमम है, उनमें से जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स मिनिमम है। इस केस में अगर मैं बात करूं तो मिनिमम है इसकी, मतलब मेरे आंसर में मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। अब ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर से मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कैसे जाऊंगी, दिस इज व्हाट राउंडिंग ऑफ इज ऑल अबाउट। बट उससे पहले हम बात करते हैं अपने इस सेकेंड केस की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस। लेट्स टॉक अबाउट दिस केस। देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी फाइनल आंसर, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, फाइनल आंसर की उतनी ही वो होंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स जितनी की फ्यूएस्ट significant figures of terms which are getting calculated. इसमें एग्जांपल लेती हूँ। मान लो अगर मुझे ऐड करना है 1.234 को 2.1 से, इसका आंसर कितना आएगा 3.334। अब देखो, इसमें मेरे पास है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, इसमें मेरे पास है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मुझे मेरे आंसर में 4 मिलेंगे, मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर से जाना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो मैं इसको राउंड ऑफ करूंगी, राउंड ऑफ करके जो मेरे पास आंसर आएगा दैट विल बी 3.3। बात समझ आई। अब ये राउंड ऑफ मैंने किया कैसे है, इसके भी रूल्स होते हैं। अब हम स्टडी करते हैं अपने इन रूल्स को। एंड मैंने आपको एग्जांपल देके बताया है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन में भी वो रूल सेम तरह ही वर्क करेगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। ये जो मेरे राउंडिंग के रूल्स हैं, सबसे पहले हम इनकी थ्योरी ही डिस्कस कर लेते हैं कि ये रूल्स एक्चुअली में है क्या, और उसके बाद हम एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेंगे। फर्स्ट रूल है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, तो इस केस में माय प्रीवियस डिजिट विल बी चेंज्ड।
previous digit will be unchanged. Second case है if digit to be dropped is greater than 5. उस केस में increase previous digit by 1. अब ये डिजिट कौन सा हमें ड्रॉप करना है, प्रीवियस डिजिट क्या है, ये सब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं. अभी आप बस अपनी नोटबुक में ये रूल्स लिखो. और थर्ड रूल है इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is equal to 5, that in that case round to even power. तो अब देखते हैं इसको राउंड ऑफ कैसे करना है. हमें एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट से. फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अपनी 3.744 को राउंड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर. अब ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर से मुझे जाना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे. तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो मेरी ये हो गई, मतलब मुझे इस 4 को ड्रॉप करना है. अब ये जो नंबर है 4 इज लेस देन 5, मतलब यहाँ पर मैं अपने फर्स्ट रूल को देखूंगी. 4 इज लेस देन 5, तो दिस प्रीवियस नंबर विल रिमेन अनचेंज्ड. तो यहाँ पर जब मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करूंगी मेरे पास आंसर आएगा 3.7. ठीक है, ये हो गई फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोलूं 3.768 को राउंड ऑफ करो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में. यहां पर है मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है, मतलब ये दोनों तो मैं कंसिडर करूंगी ही, मुझे ड्रॉप करना है इस 6 को. अब देखो 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पर जो प्रीवियस नंबर होगा रूल के अकॉर्डिंगली इसको 1 से इंक्रीज कर दूंगी. तो राउंड ऑफ करके मेरे पास आ गया 3.8 और यहाँ पर मेरे पास है सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब लास्ट केस की एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. अगर मैं लिखूं 3.75 राउंड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 5, दीज आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब इसको किसी इवन पावर, इसको लाइक राउंड करना है किसी इवन नंबर पे, और मुझे क्या करना है, राउंड अप करना है, मतलब यूनिट बढ़ानी है. तो जहां 5 होगा वहां पर हम प्रीवियस नंबर को +1 से इंक्रीज कर देंगे. तो ये थे मेरे राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स. अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे, विच इज चेन कैलकुलेशन, जब हमें राउंड ऑफ करना होता है हर एक स्टेप पे. अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेंगे. अ ब्लॉक ट्रेवल्स 12.56 meter in 4.1 seconds. Find speed. We know that speed is equal to distance upon time. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 12.56 और टाइम इज 4.1. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा 3.063. यहाँ पर है मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर है मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. मुझे आंसर में कितनी चाहिए, जितनी मेरी लोएस्ट हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इस केस में अगर मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे पास 2 हो गई. द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, मतलब मैं अपने प्रीवियस नंबर को 1 यूनिट से इंक्रीज कर दूंगी एंड दिस विल बी 3.1 मीटर पर सेकेंड. अब जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है कि आंसर्स जनरली 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक दिए जाते हैं, और अगर हमारी अनराउंडेड वैल्यू किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करती ना, तो हम उसको राउंड ऑफ करके करेक्ट ऑप्शन से मैच करवा सकते हैं. ये होता है इसका कॉन्सेप्ट. अब
कुछ लोगों को एक मिसकंसेप्शन होती है जो ये है कि राउंडिंग और अप्रोक्सीमेशन दोनों ही सेम चीज़ है। मैं ये कहूँगी कि राउंडिंग और अप्रोक्सीमेशन सेम चीज़ नहीं है। जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होती है वो प्रिजर्व रहती है। बट अप्रोक्सीमेशन में ऐसा नहीं होता। नॉट इन केस ऑफ अप्रोक्सीमेशन। So what I would say is that rounding off is not about being lazy with numbers, it's about your intellectual honesty. अगर तुम्हारा measurement 2 significant figure accurate है ना, तो 4 significant figures में आंसर लिखना झूठ है। तुम एक precision claim कर रहे हो जो तुम्हारा डेटा सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए फिजिक्स लैब में significant figures का strict प्लान होता है, ठीक है। मार्क्स सिर्फ राइट आंसर के नहीं, राइट प्रिसीजन के भी मिलते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये जो हमारे पास होता है क्या बोलते हैं उसे, यूज, सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज सबसे ज़्यादा होता है जब हम वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपने क्लास 11th में। तो दिस वॉज ऑल फॉर माई टूडेज लेक्चर। और अभी जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। आज हमने 4 कॉन्सेप्ट सीखे अपने बेसिक मैथमेटिक्स के। आगे वाले लेक्चर्स में और मजा आने वाला है। मुझे पता है वेक्टर्स वाज अ लिटिल बोरिंग, पर दिस आई नो यू गाइस मस्ट बी इंजॉइंग दिस। तो सबसे पहले मैंने लर्न किया अपनी साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन में मैंने सबसे पहले तो स्टडी किया अपनी n इंटू 10⁻p वाली फॉर्म को, ठीक है। जहां पर मुझे ये ध्यान रखना है कि जो n की वैल्यू है वो 1 और 10 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी अपनी n वैल्यूज को, जो मेरी n वैल्यूज है, और जो मेरी पार्स होंगी उनको मैं कर दूंगी ऐड, पार्स विल बी एडेड। यही अब डिवीजन के केस में क्या होगा, डिवाइड कर देंगे अपनी n वैल्यूज को और पार्स को कर देंगे सबट्रैक्ट। फिर लास्ट में इसमें कुछ कॉमन वैल्यू स्टडी की, जैसे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31, और चार्ज ऑन एनी इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻, दिस इज इन केजीज, 10⁻−19 कूलम। इसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर में वी लर्नड अबाउट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो लास्ट में मैं आपको पॉइंट्स देती हूँ, इनसे आप शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे बना सकते हो, आपको पूरे लेक्चर का एक क्रक्स मिल जाता है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज माय नियरेस्ट पावर ऑफ 10। इसमें मैंने ये बताया था कि अगर मेरे n की वैल्यू लेस देन 3.16 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 10⁻p, एंड इफ this is greater than 3.16, in that case order of magnitude will be equal to 10⁻p plus 1। इसको हम एक लेवल अप ऊपर ले जाएंगे। एंड डिफरेंस इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड is equal to difference in exponents। फिर लेक्चर के थर्ड पार्ट में वी लर्नड अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें हमने 6 रूल सीखे। फर्स्ट रूल वाज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट।
Second, zeros between non-zero digits are significant. Are significant. Third rule was leading zeros are never significant. Fourth was trailing zeros with decimal point are significant. फिफ्थ रूल ये कह रहा था कि ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल are ambiguous, which means it depends on the question कि हाँ मुझे कितनी significant figures लेनी है, और ये मेंस में नहीं पूछा जाता. And last was in n into 10 raised to the power p, count significant figures only in n. We don't have to consider this 10 over here. And the last part was the rounding off part. Rounding off part में we learned that multiplication और division में जो मेरी significant figure of result होंगी that will be equal to significant figure of least precise number. In case of addition and subtraction, decimal places of result is equal to decimal places of least precise number. इसमें मैंने देखा कि अगर मेरा डिजिट है जो the digit that I have to drop is less than 5, तो फिर राउंड डाउन करना है. If digit to be dropped is greater than 5, in that case I have to round up. And if digit to be dropped is equal to 5, in that case I have to round up in even power. So guys, that's all for today's lecture. इस लेक्चर में वी कवर्ड 4 कॉन्सेप्ट्स जिनकी मैं अभी आपको रिवीजन करवा के हटी हूँ. एंड वी कवर्ड अ लॉट ऑफ स्मॉल क्वेश्चंस. इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कॉम्पिटिटिव लेवल के थे एंड आई डिडंट टेल यू. बट एक कॉन्सेप्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैंने आपको बताया, इफ यू आर स्टडिंग जस्ट फॉर बोर्ड्स लेवल और मेंस लेवल, यू एक्चुअली डोंट नीड दैट कॉन्सेप्ट. इट्स ओनली फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस्ड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.